हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू indiansharetips.com। और आज हम एक ऐसा मुद्दा उठाने वाले हैं जो कि पेंशनर्स के रिलेटेड है और उसको हर पेंशनर को ज़रूर देखना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये एक पेंशनर की तरफ से रिक्वेस्ट आया तभी हमने ये वाला वीडियो किया है और हमें भी लगा कि ये काफ़ी सही है और इसके ऊपर एज अ सोसाइटी हमें आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये हर पेंशनर को वीडियो को देखना है, शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ग्रुप्स में फॉरवर्ड करना है, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपने कोई डिसीजन चेंज करवाना है तो आप वो सोशल मीडिया के माध्यम से करवा सकते हैं। जैसा कि लास्ट हमने देखा कि टीसीएस जो कि टैक्स डिडक्शन हो रहा था जब भी आप पैसा बाहर फॉरेन में भेजते हैं, तो उसका एक की डिसीजन चेंज किया गया है क्रेडिट कार्ड्स के रिलेटेड। वो इसलिए हुआ क्योंकि ट्विटर के ऊपर काफ़ी अप्रोर हुआ कि ये एक रेट्रोग्रेटिव स्टेप है कि अगर आप फॉरेन में जाएं, क्रेडिट कार्ड अगर इस्तेमाल करें तो उसके ऊपर 20% का टैक्स उसी समय लग जाता था। यानी कि अगर आपने 100 रुपये निकाले तो इफेक्टिवली आपको 120 रुपये लग रहे थे। तो 120 रुपये के पीछे 20 रुपये यानी कि आपको एक्स्ट्रा केटर करने पड़ रहे थे। तो ये रूल का बदलाव किया गया है क्योंकि ट्विटर के ऊपर काफ़ी सारा शोर हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोगों की पल्स सोशल मीडिया के माध्यम से जानती है। तो अगर आप भी इस वीडियो को लाइक शेयर टैग करेंगे तो हो सकता है कि जो हमारा सोच विचार है वो गवर्नमेंट फॉलो करे और इस मुद्दे के ऊपर काम करे। तो ये जो क्वेश्चन है कि क्या फैमिली पेंशन जिनको मिलती है वो जब पेंशनर गुजर जाए या स्वर्गवासी हो जाए तो क्या वाइफ को, अगर हस्बैंड काम कर रहा है तो क्या वाइफ की पेंशन हाफ कर देनी चाहिए? ये बड़ा ही एक पर्टिनेंट क्वेश्चन है जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट पेंशनर के गुजर जाने के बाद वाइफ की पेंशन को हाफ कर देती है ऑन द प्रेमाइस कि अब खर्चा कम हो गया क्योंकि पेंशनर गुजर गया। तो हम देखते हैं केस स्टडी के, हमने 2 केसेस लिए हैं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और हम ये भी फर्दर डिस्कस करेंगे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए और पूरी की पूरी पेंशन वाइफ को रिस्टोर होनी चाहिए अगर पेंशनर हस्बैंड है या वाइस वर्सा। तो सबसे पहला केस है कि हस्बैंड पेंशनर जो कि गुजर जाता है तो एज अ रूल अभी क्या करते हैं कि वाइफ की पेंशन को हाफ कर देते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि क्या ये करना उचित है? क्या हम एक ये सोचते हैं कि हस्बैंड गुजर गया तो सिर्फ उसका एक छोटा सा खर्चा ही था जो कि इन्होंने पेंशन को आधा कर दिया? अभी हो सकता है कि उनके बच्चे उस एज में हों जहाँ पे एजुकेशन कर रहे हों और तो उस समय क्या उनकी वाइफ को पैसे की ज़रूरत नहीं है? तो गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि पेंशनर के गुजर जाने के बाद वाइफ को पेंशन हाफ नहीं करना चाहिए या वाइस वर्सा, अगर वाइफ गवर्नमेंट सर्वेंट है और हस्बैंड को पेंशन हाफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये रूल किया है कि दी हाउसवाइफ का जो रोल है वो घर में इक्वलेंट है ऑफिस गोअर के बराबर, भले ही हम उसको इकोनॉमिकली नहीं आंकते हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि हम इसको स्प्रेड करें इस वर्ड को कि फैमिली पेंशन जो भी मिलती है उसको हाफ नहीं करना चाहिए और गवर्नमेंट को फैमिली पेंशन पूरे तरीके से 100% एज ए पेंशनर इज अलाइव वाइफ को देनी चाहिए। हम जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हस्बैंड इज वर्किंग एंड वाइफ इज रिसीविंग द पेंशन आफ्टर द डिमाइस ऑफ द पेंशनर। पेंशनर हस्बैंड है, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, पर सिंस मेजॉरिटी ऑफ केसेस में यही होता है तो इसीलिए हम पेंशनर को हस्बैंड मानते हुए इस चीज़ के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। तो अगर आप एग्री करते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने ग्रुप्स में ज़रूर फॉरवर्ड करिए और गवर्नमेंट तक मैसेज पहुंचाइए कि फैमिली पेंशनर्स की पेंशन को आधा ना किया जाए। दूसरा केस हम देखते हैं कि वाइफ गुजर जाती है और पेंशनर जिंदा है। तो अगर हम प्रीमाइस नंबर 1 से जाएं कि अगर पेंशनर गुजर गया और वाइफ को पेंशन हाफ हो जाती है, तो इस प्रीमाइस में भी वही बैठता है कि अगर हस्बैंड जिंदा है जो कि पेंशनर है और वाइफ गुजर गई तो पेंशन हाफ हो जानी चाहिए। अब हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इस चीज को लेकर के कहीं पेंशनर्स की पेंशन हाफ मत कर दीजिएगा, यहाँ पे पेंशनर इज एबल टू आउटलिव द
अदर स्पाउस। तो इस बात का हमारा गवर्नमेंट से गुजारिश है कि हम एनहांस करने की बात कर रहे हैं, डिक्रीज करने की बात नहीं कर रहे। तो इसको एज अ रेट्रोग्रेड स्टेप लगा करके कहीं ये नहीं करना कि अच्छा ये तो एक आइडिया मिल गया गवर्नमेंट के फंड्स रिड्यूस करने का टुवर्ड्स द पेंशनर, और ये भी इंप्लीमेंट कर दें कि अगर वाइफ गुजर गई और पेंशनर जिंदा है तो उसकी पेंशन आधी कर दो क्योंकि उसका खर्चा आधा हो गया। तो इस चीज को ध्यान में रखिए कि हमारी यही कोशिश है कि इस वीडियो के माध्यम से गवर्नमेंट तक आवाज पहुंचे कि फैमिली पेंशनर का पेंशन को आधा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो वैलिडेटेड द रोल ऑफ ए हाउसवाइफ, और उसको उन्होंने इक्विवेलेंट कंपेयर किया जो कि एक ऑफिस गोअर के इक्विवेलेंट जो काम पे जा रहे हैं उनके बराबर उन्होंने आंका है। हमने इसके ऊपर एक्स्ट्रा एक वीडियो भी किया है कि लेडीज की इनकम को अगर हम आंकना शुरू कर दें और उसके लिए पेमेंट करना शुरू कर दें तो हमारे इंडिया इकोनॉमी $10 ट्रिलियन के पास भी पहुंच सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि इन नंबर ऑफ केसेस सुप्रीम कोर्ट ने रूल इन फेवर ऑफ इस बात के किया कि अगर वाइफ गुजर जाए तो हर रूल इज इक्वलेंट इंपॉर्टेंट जो कि एक हस्बैंड के गुजर जाने पे होता है। अब हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट इन चीजों पे ध्यान दे। हम क्यों चाहते हैं कि ये पेंशन इक्वलेंट होनी चाहिए? क्योंकि एक तो उससे वाइफ को सोशल इक्वेलिटी मिलेगा। ये नहीं सोचा जाएगा कि ये तो काम नहीं करती थी, इससे कोई इनकम नहीं आता था, इसलिए इसकी पेंशन को आधा कर दिया गया है। दूसरा है डिग्निटी ऑफ लाइफ ऑफ ऑल इंडिविजुअल। जब आप पेंशन को हाफ कर रहे हैं इन केस ऑफ द डिमाइस ऑफ ऑल ऑफ द पेंशनर, उस केस में क्या हो रहा है कि आप वाइफ की लाइफ को डिग्निफाई तरीके से नहीं देख रहे, क्योंकि अगर पेंशनर जिंदा है और वाइफ गुजर गई तब तो पेंशन हाफ नहीं हो रही। इसका मतलब आप पेंशनर की लाइफ को दोगुना का कंसीडर कर रहे हैं एज कंपेयर टू जब उल्टा केस होता है जिसके अंदर हस्बैंड गुजर जाए जो कि पेंशनर है और वाइफ जिंदा है। तो अगर गवर्नमेंट फैमिली पेंशन को फुली 100% रिस्टोर रखे और उसमें 50% का कटौती ना करे तो वी आर गिविंग द डिग्निटी ऑफ लाइफ टू ऑल इंडिविजुअल्स इक्वली। और यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल विजन और श्राइन है कि जिसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन, या हम इसको एक्सटेंड करें पेंशनर या उसकी वाइफ। और तीसरा है चेंजिंग एटीट्यूड एंड माइंडसेट। अभी समय आ गया है कि हम ये इस बात पे फोकस करें कि वाइफ अगर घर का काम कर रही है तो वो भी इकोनॉमिकली वैल्यू ऐड कर रही है और हमारे $10 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ इंडिया को ले जाने में मदद करेगी अगर हम उस इनकम को मैप करना शुरू करें। और इसके ऊपर हमने अलग से वीडियो किया है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस लिंक को जाकर के जरूर देखिएगा। तो हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल विजन के ऊपर काम करते हुए सभी पेंशनर्स के लिए फैमिली पेंशन को 100% रिस्टोर करेगी। अगर ये नहीं कर सकती तो कम से कम पूरे पेंशनर्स के लिए नहीं कर सकती जो 60-62 साल पे रिटायर होते हैं, क्योंकि बाकी के मैक्सिमम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, स्टेट एम्प्लॉयज 60 या 62 साल के ऊपर जाकर रिटायर होते हैं। तो कम से कम यूनिफॉर्म फोर्सेस वालों के लिए ये इनको जरूर करना चाहिए। हम डाटा लेकर के आए हैं डिफेंस फोर्सेस, आर्म फोर्सेस का, कि कम से कम आर्म फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए इनको ये जरूर काम करना चाहिए, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन काफी यंग एज में रिटायर हो जाती है। तकरीबन 26 लाख एक्स सर्विसमैन हैं और उसमें से 23 लाख एनसीओ यानी कि नॉन कमीशन ऑफिसर या जेसीओ यानी कि जूनियर कमीशन ऑफिसर, जो जनरली एज 35 टू 48 ईयर्स के बीच में रिटायर हो जाते हैं। जो जवान होते हैं वो जनरली 17 टू 19 ईयर्स की सर्विस के बाद रिटायरमेंट ले लेते हैं और वो यंग एज में आते हैं। जनरली एक लड़का 12th क्लास के बाद अगर ज्वाइन करता है से 18-19 years and he let's say serve for 20 years on the higher side, तो वो 38 years के आसपास रिटायर हो जाता है। 38 years is no age for retiring your competent मैन पावर। पर अगर रिटायर कर दिया और किसी कारण से ये 38 ईयर वाले की डेथ हो जाती है तो अब इसकी वाइफ क्या करेगी? उसके बच्चे तो पढ़ने वाले हैं, चिल्ड्रन स्टडिंग,
उसके ऊपर सारी जिम्मेवारी है फैमिली पेंशन के ऊपर, और वो भी गवर्नमेंट ने उसको आधा कर दिया। तो फैमिली पेंशन आधा होने पे उसकी जिम्मेवारियां पूरी नहीं होगी। पेंशन का यही प्रेमाइस है कि जो जिम्मेवारियां आप पूरी कर सकें बिना आपको गवर्नमेंट एज अ, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ दिस थिंग बूटी फॉर यू। ये रिवार्ड गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, ये आपका हक है। तो गवर्नमेंट को इस चीज को देखना है कि अगर जो 38 इयर्स पे कोई भी अगर हो गया, या लेट्स से 45, लेट्स से 50 तक भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं, 50 के बाद इवन आजकल 55 तक भी लोगों के बच्चे पढ़ रहे होते हैं, बिकॉज आजकल मैरिजेबल एज लोग काफी लेट मैरिज करते हैं, जिसके कारण उनके बच्चे काफी छोटे होते हैं। साउथ में तो जनरली ट्रेंड है कि मैरिज वो 30 से 35 साल में करते हैं, और आर्म फोर्सेस में ट्रेंड है कि जनरली वो व्यक्ति जो कॉम्बेटेंट है आर्मी का, वो जाकर के मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम तब शादी करता है जब वो फौज को रिटायरमेंट ले लेता है। तो हमारा गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इस चीज को ध्यान रखते हुए कि जहां पे इतने सारे हमारे रिटायरीज हैं जो कि यंग एज में रिटायर हो रहे हैं, अगर उनको कुछ हो जाता है तो उनकी वाइफ का सैलरी को करेक्शन पेंशन को हाफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी जिम्मेवारियां खत्म नहीं हुई। इस बात को नोट करें, बाकी सब 60 साल पे रिटायर हो रहे हैं। इंडियन आर्मी के तकरीबन 14% ऑफिसर्स ही सिर्फ 52 to 58 इयर्स की एज में रिटायर होते हैं, बाकी सब भी इससे पहले रिटायर हो जाते हैं। तो उनकी भी जिम्मेवारियां इसी फोल्ड में बैठते हैं कि उनके भी बच्चे अभी पढ़ रहे होते हैं जब उनका रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है। क्योंकि अगर हम ये माने कि मैक्सिमम ऑफ द ऑफिसर्स रिटायर एट 54 इयर्स ऑफ एज, तो 54 इयर्स की एज में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनकी सारी जिम्मेवारियों से वो मुक्त हो चुके होंगे। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए कम से कम यूनिफॉर्म फोर्सेस, जिसके अंदर पैरामिलिट्री शामिल है, कोस्ट गार्ड शामिल है, या जहां पर भी आपने ये क्राइटेरिया लगा रखा है कि वो जल्दी रिटायर हो जाते हैं, जल्दी रिटायर होने पे अगर वो रिटायर हो रहा है तो उसकी जिम्मेवारियों से अभी उसकी फैमिली मुक्त नहीं हुई, तो उनकी फैमिली पेंशन को हाफ करने का जरूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर डिसीजन लेकर के कम से कम डिफेंस फोर्सेस के लिए ये वेवर देना चाहिए कि वाइफ को 100% पेंशन मिलना चाहिए अगर पेंशनर इवन इफ डाइज बिफोर हर। इस समय तकरीबन इंडिया में तकरीबन 52,000 विडोज हैं जो कि एनसीओज अब्लिक जेसीओज हैं, और इसको अगर कैलकुलेट करें तो ज्यादा बर्डन नहीं होगा। तो कम से कम डिफेंस फोर्सेस के विडोज के लिए एज अ इनिशियल मेजर ये वाला ग्रांट कर दिया जा सकता है कि 100% पेंशन इज बीइंग गिवन टू देम। हमें उम्मीद है गवर्नमेंट तक हमारा आवाज पहुंचेगा और इस चीज को वो नोट करेंगे। फाइनेंस में ज्यादा इम्प्लीकेशंस नहीं है, और कृपा करके लेट्स एटलीस्ट डू दिस सर्विस टू आवर कंट्रीमैन और टू द डिफेंस फोर्सेस हु गार्ड आवर बॉर्डर्स, एंड बिकॉज ऑफ देम वी कैन स्लीप पीसफुली। हम तभी आराम से सो सकते हैं जब हमारे बॉर्डर्स के ऊपर इंडियन आर्म फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस बॉर्डर्स के ऊपर तैनात हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे बॉर्डर्स पे चाइना है, पाकिस्तान है, मतलब हमें चारों तरफ से पर्ल ऑफ नेकलेस की तरह से घेरा हुआ है, और हम नेबर्स को बदल नहीं सकते, और हमारे नेबर्स आपको पता है कि इस समय अच्छी स्थिति में नहीं है, और उनका पिन करने की आदत से दे हैव अ टेंडेंसी टू कट अस विद 1000 कट्स, और जिसके कारण हम कंटिन्यूस ब्लीड करें, क्योंकि ये पॉलिसी उनको सूट करता है, और उसके लिए हमें कॉन्स्टेंटली बॉर्डर्स के ऊपर तैनाती रखनी पड़ती है। एंड दे सर्व इन डिफिकल्ट टेरेन, डिफिकल्ट सिचुएशंस, डिफिकल्ट वेदर। लेट्स सल्यूट देम फॉर देयर सर्विस। और हमारा गवर्नमेंट से अगेन गुजारिश है कि कम से कम जो हमने प्रपोजल इस वीडियो के माध्यम से दिया है, तो वो डिफेंस फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए जरूर करें। और बेसिकली प्रीमाइस ये है कि जो यंग एज पे रिटायर हो रहा है उसके लिए इस पॉलिसी को लागू करना चाहिए, ताकि अगर यंग एज वाला गुजर जाए तो उसकी वाइफ इज एबल टू मेक गुड विद द कमिटमेंट्स टुवर्ड्स आवर चिल्ड्रन। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा मनी बनाना चाहते हैं तो हमारा इक्विटी में सबसे अच्छा कॉल बैंक निफ्टी ऑप्शन है। 10,000 की कैपिटल से आप
रोजाना अप टू 30% तक का मुनाफा बना सकते हैं। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं। और स्टॉप लॉस क्या लग सकता है? हाँ, स्टॉप लॉस लग सकता है, तो उस केस में हम रिकवरी कॉल प्रोवाइड करते हैं। एम है कम ट्रेड करें, हमारा कोशिश यही होता है कि एक ही कॉल प्रोवाइड करें जिससे कि आप अच्छा मुनाफा कमाएं। कैपिटल भी छोटा है, 10,000। अगर स्विमिंग सीखनी है तो स्विमिंग पूल में जाना ही पड़ेगा। मॉर्निंग में अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसी के इक्विवेलेंट हमारा निफ्टी ऑप्शन आफ्टरनून में दिया जाता है, जिसका भी काफ़ी अच्छा एक्यूरेसी है। उसमें भी आप 10,000 की कैपिटल से ट्रेड कर सकते हैं। हमारे सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर्स वो हैं जो बैंक निफ्टी ऑप्शन और निफ्टी ऑप्शन का कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं और रोज़ाना अच्छा मुनाफा कमाते हैं।